हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 9 का वीडियो नंबर 23। तो बेटे ये 9वीं यूनिट का 23वां वीडियो है और इससे पहले 22 वीडियो आपको प्ले लिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 9 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है यूनिट नंबर 9 के NCERT के अभ्यास का भाग नंबर 5 और इसमें हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 9 के NCERT के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19 से क्वेश्चन नंबर 22 तक। तो क्वेश्चन नंबर 19 से 22 तक आज हमें डिस्कस करना है। तो आप जल्दी से अपनी NCERT की बुक निकाल लो। NCERT की बुक यदि आपके पास है तो आप यूनिट नंबर 9 का एक्सरसाइज निकाल लो उसमें, और यदि नहीं है तो क्वेश्चन तो मैं लिखूंगा ही साथ साथ। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं 19वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 19वें क्वेश्चन में कहा गया है F2 के साथ जल की अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अपचयन के पदों पर विचार कीजिए। F2 फ्लोरीन के साथ जल की क्रिया में ऑक्सीकारक, चलो मैं ऐसे लिखता हूं, ऑक्सीकारक तथा अपचायक, ऑक्सीकारक तथा अपचायक को पहचानिए। तो इस रिएक्शन में कौन ऑक्सीकारक है, कौन अपचायक है, ये हमें पहचानना है। यहां से करते हैं, चलो इसे सॉल्व। हमें क्या करना है, फ्लोरीन की जल के साथ क्रिया करानी है। तो फ्लोरीन की जल के साथ क्रिया जब हम कराएंगे तो 2F2 प्लस H2O 2 दूनी 4F, 4 ही होंगे हाइड्रोजन परमाणु, इसलिए 2H2O लिखा, इज इक्वल टू, देखो यहां से क्या होगा, 2 ऑक्सीजन है, एक तो ऑक्सीजन गैस तो निकल जाएगी अलग, प्लस 2 दूनी 4H हैं, 4 ही F हैं, तो आप इसे लिख दोगे 4HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड के 4 अणु बनेंगे। अब आप इसे 4HF भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो 4H पॉजिटिव और 4F नेगेटिव, ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। पर मैंने इन्हें दोनों को मिला के लिख दिया 4HF। भाई आपको जब 4HF लिखने हैं, आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 4 तो बनेंगे H पॉजिटिव प्लस 4 बनेंगे F नेगेटिव, ऐसे भी लिख सकते हो आप, पर मैंने दोनों को लिख दिया एक साथ। ठीक है, अब देखते हैं हम कि इसमें किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है, कौन ऑक्सीकारक है और कौन अपचायक है। इसका पता लगाने के लिए आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालनी आनी चाहिए। देखो ऑक्सीकरण संख्या, यहाँ फ्लोरीन अकेला है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 0। और यहाँ देखो फ्लोरीन की कितनी होगी, -1 होगी ना, इसकी +1, तो फ्लोरीन की -1। तो ऑक्सीकरण संख्या 0 से -1 हो रही है, इसका मतलब ऑक्सीकरण संख्या घट रही है। और ऑक्सीकरण संख्या यदि घट रही है तो इसका मतलब F2 का HF में अपचयन हो रहा है। तो इसका तो हो रहा है अपचयन, और जिसका अपचयन होता है वो दूसरों के लिए किसका काम करता है, ऑक्सीकारक का। किसका काम करता है, ऑक्सीकारक का। अब देखो यहाँ ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 है और हाइड्रोजन की कितनी है, +1।
यूँ देखो कि यहाँ -2 से ऑक्सीकरण संख्या यहाँ कितनी है 0, तो -2 से जब ऑक्सीकरण संख्या 0 हुई तो इसका मतलब ऑक्सीकरण संख्या क्या हुई है, बड़ी है। और जब किसी पदार्थ में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो इसका मतलब होता है कि उस पदार्थ का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ने का मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है और ऑक्सीकरण संख्या घटने का मतलब क्या हो रहा है, अपचयन। तो देखो जरा हम क्या लिखेंगे यहाँ, हम लिखेंगे सबसे पहली बात लिखेंगे F2 का 0 से -1 हुई, इसका मतलब घटी, तो F2 का अपचयन होता है, F2 का अपचयन होता है। अतः F2 क्या है जिसका अपचयन होता है, वो होता है ऑक्सीकारक, वो ऑक्सीकारक का कार्य करता है। तो इसमें F2 तो है बेटे ऑक्सीकारक, क्या है, ऑक्सीकारक। और दूसरा क्या है, H2O। H2O का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीजन की -2 से 0 हो रही, बढ़ रही, और ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, तो हम लिखेंगे H2O का ऑक्सीकरण, H2O का ऑक्सीकरण होता है, H2O का ऑक्सीकरण होता है। अतः H2O क्या है, जिसका खुद का ऑक्सीकरण होता है, वो दूसरों के लिए क्या होता है, अपचायक, वो क्या होता है, अपचायक। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 19। जल्दी से पॉज करके लिखो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या है, लिख लिया बेटे? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मतलब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जिसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही हो उसका तो हो रहा है ऑक्सीकरण, और जिसकी ऑक्सीकरण संख्या घटती है उसका होता है अपचयन। और जिसका खुद का ऑक्सीकरण होता है वो दूसरों के लिए अपचायक का काम करता है, और जिसका खुद का अपचयन होता है वो दूसरों के लिए ऑक्सीकारक का काम करता है। तो यहाँ हमें पता चला कि F2 तो है ऑक्सीकारक और H2O है अपचायक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20वें क्वेश्चन में कहा है, निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। कुछ रिएक्शंस दे रखे हैं इन्होंने, और उन रिएक्शंस को हालांकि हमने पहले से पढ़ रखा है, उन्हें हमें पूर्ण करने हैं, पूरे करने हैं रिएक्शन। देखो पहला रिएक्शन इन्होंने दे रखा है, पहला दे रखा है PbS प्लस H2O2, PbS प्लस H2O2 इज इक्वल टू, बस इतना दे रखा है, लेड सल्फाइड की हाइड्रोजन पेरोक्साइड से क्रिया। अब मुझे एक बात बताओ, लेड सल्फाइड के बारे में मैंने समझाया था कि लेड सल्फाइड जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड से क्रिया करेगा तो लेड सल्फेट में इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, यानी इसे चाहिए 4 ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन चाहिए? 4। तो 4 ऑक्सीजन चाहिए, और आपको पता है कि एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड से 1 ऑक्सीजन हमें मिलता है, तो 4 हाइड्रोजन पेरोक्साइड से मिलेंगे 4 ऑक्सीजन। तो ये बन जाएगा यहाँ PbSO4। ठीक है, 4 ऑक्सीजन यहाँ से मिलेंगे, और ये क्या बच जाएंगे, 4 जल के अणु, 4H2O ये है। और इस रिएक्शन में आप ध्यान रखना कि ये अभिक्रिया एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये कैसी अभिक्रिया है, तो आप कह सकते हो ये है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो पहली रिएक्शन तो हमने पूरी कर दी, यहाँ तो हमने 4 लगाया।
बैलेंस करने के लिए और वहां उधर रिएक्शन को कंप्लीट कर दिया। अब देखते हैं सेकंड पार्ट क्या था इसका। इसका सेकंड पार्ट दे रखा है MnO4 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव प्लस H2O2 प्लस H2O2 इज इक्वल टू, बस इतना दे रखा है। तो MnO4 नेगेटिव, यहाँ MnO4 नेगेटिव को आपको ऑक्सीकरण करना है इसका Mn डबल पॉजिटिव में। तो इसलिए इस समीकरण को भी हमने पढ़ रखा है, यहाँ तो लगेगा दो MnO4 नेगेटिव लेने पड़ेंगे और 5 लेने पड़ेंगे आपको H2O2, और इसके साथ साथ रिएक्शन होती है अम्लीय माध्यम में 6H पॉजिटिव। इस रिएक्शन को हमने पढ़ रखा है रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में। तो 2 तो बनेंगे Mn पॉजिटिव, 2 तो बनेंगे Mn पॉजिटिव, हमने इसे संतुलित करा था ना, 2 तो बनेंगे Mn पॉजिटिव, ठीक है। तो Mn के ऊपर होता है 2 इकाई धनावेश प्लस, और क्या बनेगा, और 8 बनेंगे जल के अणु, 8 जल के अणु और 5 O2, और ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? रेडॉक्स रिएक्शन, यानी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। देखो Mn कितने हैं? 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 चौक 8 और 5 दूनी 10 और 8 18। देखो 8 तो ऑक्सीजन ये रहे और 5 दूनी 10 ये रहे, 18। हाइड्रोजन 5 दूनी 10 हैं और 6 16 हैं, 8 दूनी 16, ठीक है। उसके बाद तीसरा देखते हैं क्या है थर्ड पार्ट इसका। CaO प्लस H2O, CaO प्लस H2O इज इक्वल टू, ये भी रिएक्शन मैंने आपको करा रखी, CaO प्लस H2O। H2O को आप कह सकते हो HOH, कह सकते हो ना। तो एक तो OH ये था और एक OH ये है, ये 2 OH हैं, 2 OH जुड़ जाएंगे, ये बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इस रिएक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस या जल अपघटन कह दो आप, इसे आप कह सकते हो जल अपघटन, जल अपघटन या हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन या हाइड्रोलाइसिस। उसके बाद अगला पार्ट देखते हैं क्या है। अगला पार्ट दे रखा है इन्होंने नंबर 4, फोर्थ पार्ट इन्होंने दे रखा है AlCl3 प्लस H2O इज इक्वल टू, देखो इसके साथ 6 जल के अणु रिएक्शन करते हैं AlCl3 के साथ, और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है उपसह संयोजक यौगिक। उसमें Al तो होता है केंद्रीय धातु परमाणु, और ये जो 6 जल के अणु हैं ये होते हैं लिगेंड्स, और ये जो 3 क्लोराइड हैं ये बाहर रहते हैं आयनिक मंडल में, ठीक है। हेक्सा एमीन एल्यूमिनियम 3rd क्लोराइड ये बनता है। इसमें ये जल जो है ना यहाँ जुड़ जाता है, इस अभिक्रिया को कहते हैं जल योजन अभिक्रिया। आप लिख सकते हो इसे जल योजन, जल योजन अभिक्रिया। इसमें जल के अणु जुड़ जाते हैं, इसमें जो हमारा उपसह संयोजक, ऐसे यौगिक को हम कहते हैं उपसह संयोजक यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसके बाद आते हैं नंबर 5 पे, पांचवा पार्ट है CA3N2 कैल्शियम नाइट्राइड। इसका रिएक्शन भी हमें जल के साथ कराना है, तो यहाँ भी जल के आपको 6 अणु लेने पड़ेंगे संयोजकता के हिसाब से, और यहाँ बनेगा आपका, देखो 3 Ca हैं और 6 H बनेंगे, 6 OH, तो यहाँ बन जाएंगे CaOH का होल ट्वाइस, ये बनेंगे 3 Ca थे 3 बन जाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ से तो 3 Ca और यहाँ से 6 OH।
अब आपके पास 2 तो बचे हैं N और 6 बचे हैं H। 2 तो बचे हैं N और 6 बचे हैं H। 2 तो बचे हैं N और 6 बचे हैं H। देखो 2 तिया 6 H। अमोनिया गैस बन गई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और अमोनिया गैस बनी। इस अभिक्रिया को भी हम कहते हैं जल अपघटन या हाइड्रोलाइसिस। जल अपघटन, ये भी जल अपघटन ही हो रहा है। ठीक है, देखो इसमें जल अपघटन हुआ, इसमें जल अपघटन हुआ, इसमें जलयोजन। इसमें जल अपघटन होता यदि 2 तरह के इस तरह प्रोडक्ट बनते, अपघटन कहते हैं टूटना। तो ये रिएक्शंस पूरे करने के लिए दिए गए थे। जल्दी से पोज करके लिखो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पोज करके लिखो बेटे, लिख लिया? ठीक है, चलो ये कौन सा था? 20वां क्वेश्चन। इसमें हमें ये रिएक्शंस पूरे करने थे। अब देखेंगे हम इससे अगला क्वेश्चन। बस एक बात का ध्यान रखा करो आप कि जब भी आप पढ़ते हो किसी भी यूनिट को तो आपको प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ना चाहिए। मैं बार बार इस बात को कहता रहता हूँ कि आपको प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ना चाहिए। सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखो। और नंबर 2, दूसरी बात का इसका ध्यान रखो कि आपको अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। हैंड रिटन नोट्स बनाने चाहिए सब बच्चों को। और तीसरी बात का इसका ध्यान रखो कि वीडियो का स्पीड आप अपने अनुसार व्यवस्थित कर लिया करो ज़रूर। जितना स्पीड आपको वीडियो का चाहिए उतना आप बढ़ा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जिस बच्चे का दिमाग जितना तेज होता है वो उतना हाई स्पीड पर देखता है और टॉपिक अपने कंप्लीट करता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 21, 21वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 21वें क्वेश्चन में कहा है बर्फ के साधारण रूप की संरचना का उल्लेख कीजिए। बर्फ की, बस मैं सीधा लिखता हूं, संरचना का उल्लेख कीजिए। बर्फ की संरचना का उल्लेख कीजिए। तो हमें बर्फ की संरचना बतानी है। भाई बर्फ क्या है? H2O ही तो है। उसमें अणु, जल के अणु स्थिर हो जाते हैं। जब पानी को ठंडा करोगे बर्फ में बदलेगा तो जल के अणु कैसे हो जाएंगे? स्थिर। और जल के अणु स्थिर हो जाएंगे तो हम ऐसे बना सकते हैं, देखो इसे ऐसे बना सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा H2O लिख दिया, देखो ये H2O है। फिर मैंने यहाँ लिखा H2O, देखो ये H2O है। फिर यहाँ लिख लिया हमने H2O ऐसे, ये बर्फ के अणु हैं। फिर यहाँ लिख लिया H2O, फिर हमने यहाँ लिख लिया H2O, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये जितने भी जल के अणु हैं ये सब गतिज ऊर्जा इनकी रुक जाती है। मैंने कुछ अणु बनाए, इनकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? रुक जाती है, यानी ये रुक जाते हैं, गति नहीं करते। आपको पता है इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ हैं और हाइड्रोजन से दूर गए तो हाइड्रोजन पर डेल पॉजिटिव चार्ज, इस हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश, 2 इकाई आंशिक ऋणावेश। इसी तरह आंशिक धनावेश, आंशिक धनावेश, 2 इकाई आंशिक ऋणावेश। ठीक है, आंशिक धनावेश को आप ऐसे भी दिखा सकते हो, डेल पॉजिटिव, ऐसे डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव। इसी तरीके से यहाँ इसके ऊपर होगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और 2 इकाई डेल्टा नेगेटिव चार्ज। इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और 2 इकाई डेल्टा नेगेटिव चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव और 2 इकाई डेल्टा नेगेटिव। यानी हाइड्रोजन जितने भी हैं वे तो पॉजिटिव हैं और ऑक्सीजन नेगेटिव हैं। तो देखो ज़रा ध्यान से, ये
ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा या नहीं, बना लेगा। इसी तरीके से जहाँ भी आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नज़र आ रहे वहाँ आप प्लस और माइनस के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हो इस तरह। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए यहाँ, और ये भी यहाँ भी बन जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरीके के हाइड्रोजन बॉन्ड जब बनेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से क्या होगा कि ये सारे जितने भी अणु हैं H2O के, बर्फ के अणु, वे सब फिक्स हो जाएंगे, बहुत बढ़िया व्यवस्था उनकी हो जाएगी। ठीक है, तो आप कह सकते हो अति व्यवस्थित त्रिविम हाइड्रोजन आबंधित संरचना है। बर्फ के बारे में आप कह सकते हो कि यह बहुत अधिक व्यवस्थित, अति व्यवस्थित है और त्रिविम है, त्रिविम और हाइड्रोजन बॉन्डेड, या आप कह सकते हो हाइड्रोजन आबंधित, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड हो बहुत सारे, संरचना। तो जल के ठंडा करने पर जो हमें बर्फ मिलता है, उस बर्फ की पहली खासियत तो ये होती है कि अति व्यवस्थित त्रिविम हाइड्रोजन आबंधित संरचना होती है। ये सारे हाइड्रोजन बॉन्ड हैं। ये सारे कौन से बॉन्ड हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड, पहली बात। और एक बात ध्यान रखनी कि यदि आप एक ऑक्सीजन परमाणु की बात करो ना, तो एक ऑक्सीजन परमाणु में यहाँ आपको 1 2 3 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, पर अभी इसके ऊपर देखो 2 इकाई आंशिक ऋणावेश है। ये एक और भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है और बना के रखेगा किसी ना किसी के साथ। जल का एक और अणु होगा और उसका हाइड्रोजन परमाणु के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो कुल मिला के बात ये है, यहाँ तो मैंने आपको सिर्फ एक ही प्लेन में दिखाया ना, इसके साथ एक और प्लेन यदि बनाऊंगा तो ऊपर वाले प्लेन का हाइड्रोजन परमाणु, जैसे ये इसका ये छूटा हुआ है, ये दूसरे प्लेन के साथ जो ऑक्सीजन है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। यहाँ तो हमने एक ही तल में बात करी, बोर्ड के तल में। तो कुल मिला के बात यह है कि आपका जो एक ऑक्सीजन परमाणु है वो 4 हाइड्रोजन परमाणुओं से घिरा होगा। देखो यहाँ 3 तो आपको दिखाई दे रहे, एक ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, ये, पर अभी तो इसके ऊपर 2 इकाई आंशिक ऋणावेश है, तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। एक हाइड्रोजन बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा, एक और बनेगा, वो इस प्लेन के नीचे की तरफ, यानी बोर्ड के तल के अंदर की तरफ भी बन सकता है, बोर्ड के तल के बाहर की तरफ भी। यदि इस वाले हाइड्रोजन परमाणु ने बाहर की तरफ बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ, तो ये ऑक्सीजन अंदर की तरफ बोर्ड के नीचे की तरफ बॉन्ड बनाएगा। तो कुल मिला के एक ऑक्सीजन परमाणु 4 हाइड्रोजन परमाणु से घिरा होता है। तो यहाँ लिख सकते हो कि एक ऑक्सीजन परमाणु 4 हाइड्रोजन परमाणुओं से घिरा होता है। अच्छा, एक बात बताता हूं आपको, जब 4 हाइड्रोजन परमाणुओं से घिरा होता है ना, तो लगभग ऐसी संरचना बनती है चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल। तो आप यहां लिख सकते हो चतुष्फलकीय, यानी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगी। ये जो 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 में से 2 तो आपके कौन से हैं? सह संयोजक बंध, कोवलेंट बॉन्ड, और 2 हैं आपके हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। अच्छा, एक चीज और आपने देखी होगी कि ये जब बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं इस तरीके से, तो बीच में बन जाते हैं वायु कोश। क्या बन जाते हैं? वायु कोश बन जाते हैं, इनमें हवा भरी रहती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन बंध के कारण अनेक वायु कोश बनते हैं। तो आप लिख सकते हो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण क्या बनते हैं इसमें, बर्फ में? अनेक वायु कोश होते हैं। ये लिख दें, अनेक वायु कोश होते हैं। जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो बहुत सारे वायु कोश इसमें बनेंगे, जिनमें, जिसे आप कह सकते हो एयर चैम्बर। जब वायु कोश बहुत सारे बनेंगे तो इसीलिए तो बर्फ का घनत्व
पानी से कम होता है, बर्फ पानी के ऊपर तैरता है, या बर्फ पानी से ज़्यादा जगह घेरता है। हालांकि बर्फ ठोस है, तो आप इस बात को भी लिख सकते हो, इसलिए बर्फ का घनत्व पानी से या जल से कम होता है। बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। तो बर्फ का घनत्व पानी से कम इसीलिए होता है। क्यों होता है? क्योंकि बर्फ जब भी बनेगी उसमें बहुत सारे एयर चैम्बर्स बनेंगे, वायु कोष बनेंगे। यहाँ तो मैंने आपको एक वायु कोष बना के दिखाया सिर्फ, ठीक है। बस जल के कुछ अणु लिए मैंने, एक जल का अणु ये लिया, एक ये लिया, एक ये लिया, एक ये लिया, एक ये लिया, ठीक है। 5 जल के अणु लिए और इन 5 जल के अणुओं को ही आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जोड़ दिया और जोड़ के आपको बताया कि बीच में जो खाली जगह है उसमें हवा होगी, वो वायु कोष है। और बर्फ जब भी बनेगा तो बहुत सारे ऐसे ऐसे वायु कोष यहाँ बनेंगे और इन वायु कोषों के बनने के कारण ही बर्फ का घनत्व पानी से या जल से कम रहता है। जल्दी से पोज करके लिखो, अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फिर। पोज करके लिखो बेटे। लिख लिया? ठीक है। तो बर्फ के बारे में इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए कि जब भी बर्फ बनता है पानी को ठंडा करने से, तो वो जो अणु हैं H2O के, यानी जल के अणु या बर्फ के अणु, वे सब स्थिर हो जाते हैं, यानी उनकी गतिज ऊर्जा लगभग 0 हो जाती है। और जब वे स्थिर हो जाएंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनेंगे ही उनके अंदर। उन हाइड्रोजन बॉन्ड के बनने के कारण बर्फ में बहुत सारे क्या बनेंगे? वायु कोष, एयर चैम्बर्स। जैसा कि चित्र में आपको एक वायु कोष दिखाया गया था, ऐसे ऐसे अनेकों वायु कोष बनते हैं बर्फ में। अनेकों क्या, एक निश्चित व्यवस्था में बनते हैं वायु कोष बहुत सारे, ठीक है। और उन वायु कोषों के बनने के कारण ही बर्फ का घनत्व कम होता है जल से। हालांकि बर्फ ठोस है, ठोस का घनत्व तो ज़्यादा होना चाहिए, पर बर्फ ठोस है फिर भी उसका घनत्व कम होता है इन एयर चैम्बर्स के बनने के कारण ही। इसीलिए तो बर्फ पानी के ऊपर तैरता है। बर्फ पानी में डूबता तो नहीं, अंदर तैरता रहता है। इसका कारण यही है कि बर्फ का घनत्व कम है पानी से, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है जल की, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कहा है जल की अस्थायी एवं स्थायी कठोरता के क्या कारण हैं? जल की अस्थायी एवं स्थायी कठोरता के क्या कारण हैं? कारण आपको मैंने पढ़ा रखे हैं, पहले से ही पढ़ा रखे हैं, फिर भी हम लिख देंगे, कोई बात नहीं। देखो आपको पता है यदि हम अस्थायी कठोरता की बात करेंगे, अस्थायी कठोरता, यदि हम अस्थायी कठोरता की बात करेंगे तो जल की अस्थायी कठोरता के कारण क्या हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। तो मैं लिखता हूं कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। इन लवणों का घुला होना, यदि ये दोनों लवण या इनमें से कोई सा भी लवण पानी में घुला हुआ है तो उसके कारण उत्पन्न होगी अस्थायी कठोरता। अब बात करें हम स्थायी कठोरता की, तो यहां लिख देते हैं स्थायी कठोरता। स्थायी कठोरता का क्या कारण है? तो जल की स्थायी कठोरता के कारण क्या हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। तो कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, दो तो लवण ये हैं जिम्मेदार किसके? स्थायी कठोरता के।
और 2 आप लिख दो इन्हीं के ही सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 और मैग्नीशियम सल्फेट। यदि ये दोनों लवण यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, कुल लवण कितने हो गए 4 तरह के, इन 4 तरह के लवणों में से कोई सा एक लवण भी पानी में घुला हुआ है ना, तो उस पानी में जो कठोरता होगी उसे आप कहोगे स्थायी कठोरता है, ठीक है, परमानेंट हार्डनेस। और यदि बाइकार्बोनेट घुले हुए होंगे तो आप कहोगे अस्थायी कठोरता है, यानी टेम्परेरी हार्डनेस है, ठीक है। ध्यान रखना, ये चीज़ मैंने आपको पहले से भी पढ़ा रखी है। तो बस ये लवण हैं जिनकी उपस्थिति के कारण कठोरता होती है, बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण अस्थायी कठोरता होती है, और क्लोराइड व सल्फेट की उपस्थिति के कारण स्थायी कठोरता होती है। लवण कैल्शियम और मैग्नीशियम के ही हैं बस। अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से पोज करके लिखेंगे या फिर स्क्रीनशॉट लेंगे। लिख लिया बेटे? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में ज़रूर आए होंगे ये क्वेश्चन जो आज हमने डिस्कस किए हैं। बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे। हमेशा एक बात का ध्यान रखो कि हमें डेली पढ़ने की आदत होनी चाहिए, भले ही हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हों। यदि आप सोचते हो ना कि एक दिन पढ़ के आप पूरा सिलेबस ख़त्म कर दोगे या 2-3 दिन में पूरा सिलेबस ख़त्म कर दोगे, तो आप पक्की बात है अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाओगे। हमारी आदत डेली पढ़ने की होनी चाहिए। यदि आप डेली पढ़ते हो, भले ही आप आधा घंटा पढ़ते हो या 1 घंटा पढ़ते हो, तो आप सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। और यदि आपको डेली पढ़ने की आदत नहीं है और आप सोच रहे कि मैं 1 दिन में या 1 हफ्ते में या 1 महीने में ही सारा काम ख़त्म कर दूंगा, तो बेटे फिर काम को करने में मज़ा नहीं आएगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो सबसे मेन चीज़ होती है कंसिस्टेंसी, लगातार एक नियम के अनुसार किसी काम को करते रहना यदि आपको सफलता चाहिए। और यदि आप लगातार किसी नियम के अनुसार काम को नहीं करते, जब मन में आता है तो बहुत ज़्यादा काम करते हो और जब मन में नहीं आता तो कुछ भी काम नहीं करते, तो ऐसी बात में या ऐसी कार्य करने की प्रणाली में सफलता के प्राप्त होने के चांस बहुत कम होते हैं, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ को। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।